नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डिम्पी और आपका मेरे चैनल डिम्पी एस में स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही डीप डाइव डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक है बांग्लादेश का इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, जिसने रिसेंट वीक्स में साउथ एशिया की एनर्जी डिप्लोमेसी को शेक कर दिया है। और ये सिर्फ एक टेक्निकल या फाइनेंशियल मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरनेशनल लॉ और एवरीडे सिटीजन की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। शुरुआत सीधी बात से करते हैं कि हुआ क्या। अदानी पावर ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का रास्ता अपनाया है ताकि बांग्लादेश के साथ जो पेमेंट डिस्प्यूट चल रहा है उसको रिजॉल्व किया जा सके। इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ये है कि अदानी की तरफ से एक नोटिस और वार्निंग भी आई थी, जिसमें कंपनी ने कहा कि अगर अनपेड ड्यूज सेटल नहीं हुए तो वो 11 नवंबर से पावर सप्लाई सस्पेंड कर देंगे बांग्लादेश की, जो कि वो बांग्लादेश को पावर सप्लाई दे रहे थे पिछले कुछ सालों से। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अदानी डील में ग्राफ्ट या इरेगुलरिटीज पाई गई तो वो डील को स्क्रैप कर देंगे। यह एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टैंड है जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट स्क्रूटनी को एम्फसाइज करती है। बांग्लादेश पर एक्यूमुलेटेड ड्यूज और पेमेंट डिलेस का प्रेशर है। पिछले कुछ महीनों तक रिपोर्ट्स ये बता चुकी हैं कि ड्यूज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच चुके थे। अब इसको हम मल्टीपल एंगल से एनालाइज करेंगे: कॉन्ट्रैक्चुअल, टेक्निकल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशल और रीजनल स्ट्रेटेजिक। मैं हर एंगल को लॉजिकल सीक्वेंस में रखूंगा और फैक्ट्स के साथ एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। 2017 में जो पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था, यानी पीपीए, वो 25 साल का एक लॉन्ग टर्म कमर्शियल डील था। इसके जरिए अदानी को गोधा प्लांट से बांग्लादेश को पावर इंपोर्ट करना प्लान किया गया था। यह डील बांग्लादेश की ग्रोइंग डिमांड को मीट करने के लिए बनाई गई थी, जब डोमेस्टिक जनरेशन एक्सपैंड करना आसान नहीं था। पर यह भी कॉमन रियलिटी है कि लॉन्ग टर्म पीपीएस अगर फ्यूल सिक्योरिटी और प्राइसिंग मैकेनिज्म्स के साथ प्रॉपरली अलाइन ना हो तो वो फ्यूचर में डिस्प्यूट का सोर्स बन जाते हैं। ये टेक्निकल पॉइंट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक पेपर नहीं बल्कि एक ऑपरेशनल रियलिटी को भी लॉक करता है कि कौन कितना रिस्क उठाएगा, सेलर या बायर या दोनों का। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स कंबाइन होकर करंट क्राइसिस बन गए हैं। पहला, फ्यूल शॉर्टेज। बांग्लादेश की गैस सप्लाई डेकेड से लिमिटेड रही और इंपोर्टेड एलएनजी भी एक्सपेंसिव है। पिछले कुछ सालों में डोमेस्टिक गैस फील्ड्स की प्रोडक्शन ड्रॉप हुई, साथ ही डिमांड बढ़ी। काफी गैस फायर्ड प्लांट्स पार्शियल या फुल शटडाउन पर गए थे। दूसरा, पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज क्रंच। बीपीडीपी और बांग्लादेश की यूटिलिटीज ने फॉरेन करेंसी रिजर्व के प्रेशर का जिक्र किया। इंपोर्टेड जनरेशन के लिए पेमेंट्स डिले हुए। जब बायर टाइमली पे नहीं करता तो सेलर के पास कॉन्ट्रेक्चुअल रेमेडीज होते हैं, इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ द सर्विसेज। नंबर 3, टेक्निकल आउटेजेस एंड मेंटेनेंस। कुछ प्लांट्स टेक्निकल फॉल्ट से डाउन हो गए। इन इंसिडेंट्स ने ग्रिड स्ट्रेस और रीजनल शॉर्टेजेस को बढ़ा दिया, यानी एम्पलीफाई कर दिया। इन तीन फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट ये बना कि जनरेशन शॉर्टफॉल, हायर स्पॉट इंपोर्ट डिपेंडेंसी और पॉलिटिकल प्रेशर टू रिव्यू ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो अब लीगल डिस्प्यूट्स और आर्बिट्रेशन में आ चुका है। अब एक इंपॉर्टेंट लीगल कमर्शियल पॉइंट, जो पीपीए क्लॉजेस होते हैं उनमें जनरली डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म होता है। पहले नेगोशिएशन, फिर आर्बिट्रेशन अगर बायलैटरल टॉक्स फेल हो जाए तो। अदानी ने आर्बिट्रेशन इनिशिएट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों कंट्रीज इमीडिएट रिफ्ट में जा रही हैं, बल्कि कमर्शियल पार्टीज ने फॉर्मल लीगल राउट चूज किया तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए कुछ नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि नंबर्स जरूरी हैं। रिपोर्ट्स में डिफरेंट फिगर्स सर्कुलेट कर रहे हैं। कुछ आउटलेट्स ने 900 मिलियन डॉलर्स तक के ड्यूज मेंशन किए थे इस साल की शुरुआत में। कुछ ने रिड्यूस फिगर या मंथ बाय मंथ सेटलमेंट्स को हाईलाइट किया। पॉइंट यह है कि स्केल बड़ा है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन, जिसका मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट इजली मेजरेबल है, स्पेशली अगर पेमेंट्स डिसरप्ट हो तो। अब हम डिटेल सिनेरियो मैपिंग करते हैं, मतलब इस केस में क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप उन पे बात करेंगे। सिनेरियो ए, नेगोशिएटेड सेटलमेंट। दोनों पार्टीज शॉर्ट टर्म पेमेंट्स अरेंज करते हैं। अदानी अपनी सप्लाई को रिज्यूम करती है।
बीपीडीपी को ब्रीदिंग रूम थोड़ा मिल जाता है। पॉलिटिकल फॉलआउट, इन्वेस्टिगेशंस, चैलेंजेस, इंटरनल ऑडिट तक सीमित रह जाते हैं। सिनेरियो बी, सस्पेंशन ऑफ सप्लाई, पार्शियल या पूरा। अदानी पार्शियली या पूरी तरह से अपनी सर्विसेज को सस्पेंड कर सकते हैं, जैसा पहले भी एक बार हो चुका है। इमीडिएट उसका इफेक्ट ये होगा कि इमीडिएट लोड शेडिंग इंक्रीज, इंडस्ट्रीज पूरी तरह से ठप होने के कगार पे आ जाएंगी। गवर्नमेंट इमरजेंसी मेजर्स, रिस्टार्ट आइडल प्लांट्स, इंपोर्ट फर्नेस ऑयल और शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए। पब्लिक एंगर, ऑपोजिशन पार्टीज को पॉलिटिकल माइलेज मिल जाती है इस केस में। इंटरनेशनल सप्लायर्स जैसे चाइना वगैरह की ऑफर्स इसमें आ सकती हैं। मतलब चाइना भी इसमें अपनी टांग फंसाने की कोशिश कर सकता है इस सिचुएशन का फायदा उठा के। सिनेरियो सी, लॉन्ग एंड लीगल फाइट, कॉन्ट्रैक्ट और का कैंसिलेशन हो सकता है। आर्बिट्रेशन के बाद सिवियर पेनल्टीज या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन तक हो सकता है। लॉन्ग टर्म लैंडस्केप बदल सकता है। बांग्लादेश ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढेगा। रीजनल जियोपॉलिटिक्स जो है वो टिल्ट हो सकती है किसी एक तरफ, चाइना की तरफ विज़। हर सिनेरियो का एक अलग इम्पैक्ट और टाइमलाइन और सिवेरिटी है। आपको ग्राउंड रियलिटी का फील देने के लिए कुछ रीसेंट लोकल इवेंट्स बताता हूँ। ढाका और बाकी बड़ी सिटीज में रीसेंट आउटेज और इंटरनेशनल लोड शेडिंग की रिपोर्ट्स आई हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो हाउस होल्ड्स और स्मॉल बिजनेस ऑलरेडी जो फ्रेजाइल थे, जो बहुत कगार पे थे, उन पे इमीडिएट स्ट्रेस आया। कोल्ड स्टोरेजेस, हॉस्पिटल्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, सबको बैकअप पावर पे शिफ्ट होना पड़ा। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट एंगल भी है, पॉलिटिकल मैसेजिंग और डोमेस्टिक अकाउंटेबिलिटी। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने पीपीए रिव्यूज को पब्लिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में मैसिव गवर्नेंस फेलियर और इरेगुलरिटीज पाई गई हैं। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है, क्योंकि एनर्जी प्रोक्योरमेंट में जो डिसीजन पीछे गवर्नमेंट्स ने लिए थे, उनको अब लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी में लाया जा रहा है। उनकी इंटरनल ऑडिट्स, पॉलिटिकल ऑडिट्स इसके ऊपर किए जा रहे हैं, देखने के लिए इसमें कोई घपला या कोई स्कैम तो नहीं हुआ। यहाँ एक छोटी सी चीज जरूर समझना, जब आप ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को सडनली रिव्यू करते हो तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और सप्लायर्स थोड़े नर्वस हो जाते हैं। उनको लगता है कि पॉलिसी जो है अनप्रिडिक्टेबल और उस तरफ बढ़ रही है। इससे इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। बांग्लादेश ने पिछले 10-15 सालों में गैस बेस्ड और इंपोर्टेड पावर डिपेंडेंट मॉडल को अडॉप्ट किया है। ये मॉडल यानी यानी बिजली को या तो गैस से प्रोड्यूस किया जाए या बाहर से इंपोर्ट किया जाए, जैसे अदानी के केस में। ये मॉडल शॉर्ट टर्म में चीप लग सकता है, लेकिन अगर फ्यूल सिक्योरिटी और फॉरेन एक्सचेंज और कॉन्ट्रैक्ट गवर्नेंस वीक हो तो रिस्क धीरे धीरे इस पर बढ़ता जाता है, एक्यूमुलेट होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रोक्योरमेंट को डाइवर्सिफाई करना होगा। रिन्यूएबल्स जैसे सोलर एनर्जी या इस तरह की जो एनर्जीज हैं उनको डोमेस्टिक गैस एक्सप्लोरेशन, स्टोरेज और स्ट्रैटेजिक फ्यूल रिजर्व को, सब ऑप्शंस को उन्हें देखना चाहिए। ये किसी भी एक देश को अपने किसी भी डिपेंडेंसी को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे भारत भी कई देशों से एनर्जी के मामले में तेल जो है बहुत देशों से, अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है। पीपल स्टोरी जो आम लोगों की, ये वो चीज़ है जो डेटा से ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट देती हैं। इमेजिन एक छोटा कोल्ड ऑपरेटर चिटगांव में, उसके पास डेली पेरिशेबल गुड्स हैं जो डेली खराब होते हैं, और पावर कट की वजह से उसके लॉस धीरे धीरे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल जो है वो बैकअप जनरेटर्स पे डिपेंड होते हैं, और लेकिन जनरेटर का फ्यूल जो है वो तो लिमिटेड है। फ्यूल की कॉस्ट बढ़ना, इसका मतलब छोटे क्लिनिक्स जो हैं वो एक्चुअली लॉस में जा सकते हैं। और प्रोलॉन्ग आउटेजेस, लंबी आउटेजेस में गारमेंट फैक्ट्रीज के वर्कर्स, उनकी शिफ्ट कैंसिलेशन, इनकम्स भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी से लेके रोजमर्रा की जो आय और इनकम है बांग्लादेश के लोगों पर। और सोशल मीडिया पर पब्लिक सेंटिमेंट इंटरेस्टिंगली बहुत दो तरफा है। कुछ लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सटर्नल सप्लायर्स को। हैशटैग्स और मीम वायरल हो रहे हैं, पर बिहाइंड द मीम्स रियल इकोनॉमिक पेन है। अब रीजनली देखा जाए तो एनर्जी डिस्प्यूट्स का जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। इंडिया एक मेजर रीजनल पावर है। अदानी जैसे इंडियन कॉर्पोरेट्स का इन्वॉल्वमेंट नेचुरली बायलैटरल टाइज में एक
इकोनॉमिक डायमेंशन लाता है। रिपोर्ट्स ने हाईलाइट किया है कि चाइना ने ऑफर्स दिए एनर्जी फ्यूल्स और इक्विपमेंट के लिए, जिसे बांग्लादेश देख रहा है एज एन ऑल्टरनेटिव। अगर बांग्लादेश चाइना की तरफ ज़्यादा झुकता है और इमरजेंसी एनर्जी सपोर्ट टू साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। इस डिस्प्यूट का एक और चेहरा है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश। ऑपोजिशन पार्टीज बीएनपी ने रूलिंग अथॉरिटीज को क्रिटिसाइज किया है और बोला है कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स के ट्रांजैक्शंस को स्क्रूटिनाइज देखना जरूरी था। और अब पब्लिक एंगर बढ़ रहा है। एनर्जी प्रोक्योरमेंट स्कैंडल्स एक सिंबलिक गवर्नमेंट के फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है और एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी, एक पॉलिटिकल बर्डन भी बन सकता है। अब लीगल पाथ इसमें क्या है? आर्बिट्रेशन का मतलब ये है कि एक्सपर्ट पैनल्स डील के क्लॉजेस और फैक्ट्स को देखकर डिसाइड करेंगे कि इसमें मंथ्स या ईयर्स लग सकते हैं। इंटरिम रिलीफ पॉसिबल है, जैसे पार्शियल पेमेंट्स और टेम्परेरी सप्लाई अरेंजमेंट्स। लेकिन आर्बिट्रेशन का प्रोसेस एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब कुछ मिथ बस्टिंग बातें करते हैं जो सोशल मीडिया पर कंफ्यूज कर रही है पब्लिक को। मिथ नंबर 1, इंडिया ने बिल्कुल सप्लाई बंद कर दी। फैक्ट यह है कि अदानी ने इनिशियली सप्लाई को रिड्यूस किया था और फिर आर्बिट्रेशन नोटिस भेजा, लेकिन बायलैटरल गवर्नमेंट लेवल नेगोशिएशंस चल रही हैं। मिथ 2, बांग्लादेश विल इमीडिएटली स्टार्ट इंपोर्टिंग मैसिव अमाउंट्स फ्रॉम चाइना, यानी बांग्लादेश चाइना से इंपोर्ट करना शुरू करेगा। फैक्ट यह है कि चाइना ने ऑफर दिए, मगर एक्सेप्टिंग लार्ज स्केल इमरजेंसी इंपोर्ट का एक लॉजिस्टिकल और पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट उस पर होता है। अब एक एंगल जिसे हम ऑफन इग्नोर कर देते हैं, बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर एक्सपोजर। लार्ज अनपेड ड्यूज मतलब यूटिलिटीज बैलेंस शीट सफ़र करती हैं। बैंक्स जिन्होंने ये प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है उन पे ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। सॉवरेन गारंटीज जो होती हैं उनको इन्वोक किया जा सकता है। आईएमएफ और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को भी कॉल इन किया जा सकता है स्टेबलाइजेशन के लिए, बट कंडीशनली डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसे पैन आउट करती हैं, फिर इनमें से किसी एक सिचुएशन को इन्वोक किया जा सकता है। और जो इंडिया में व्यूअर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि नेबर्स की एनर्जी सिक्योरिटी रीजनल ट्रेड और माइग्रेशन को भी अफेक्ट करती है। स्टेबल बांग्लादेश जो है उससे इंडिया को भी कुछ ना कुछ हद तक फ़ायदा पहुंचेगा। वैसे तो क्रिकेट में और उनके जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे हमारे इंडियंस के इमोशंस जो हैं वो बहुत कई बार उछाल मारते हैं, खून गर्म हो जाता है। हमें लगता है कि नहीं, हमें उनसे बिल्कुल रिलेशंस बंद कर देने चाहिए। बट अगर हमारे बांग्लादेश से रिलेशंस बंद हो गए तो क्या होगा? वो जगह चाइना की गोद में बैठ जाएगा। तो इवेंचुअली इसका हमें ही लॉस होगा। तो हमें एक स्टेबल नेबर जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, एक स्टेबल गवर्नमेंट से हमें इंडिया को ही इसमें फ़ायदा होगा। हाँ, कुछ चीज़ों में हमें अगर कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं उसका हमें एज पर लॉ कॉन्ट्रैक्ट हमें फॉलो करना चाहिए, बट इवेंचुअली हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा नेबर है उसकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो रहे। सो टू कंक्लूड दिस लॉन्ग एनालिसिस, क्या हम एक सिंगल लाइन वर्डिक्ट दे सकते हैं? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है पर कुछ क्लियर रियलिटीज़ हैं। एनर्जी सिक्योरिटी इज़ नेशनल सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स मैटर और गवर्नेंस भी उनकी उतनी ही ज़्यादा मैटर करती है कॉन्ट्रैक्ट्स की। रीजनल कोऑपरेशन हेल्प्स, लेकिन पेमेंट्स और ट्रस्ट जो है वो एक ग्लू की तरह काम करते हैं। शॉर्ट टर्म पेन कैन बी मैनेज्ड इन इमरजेंसी लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म फिक्स चाहिए पॉलिसी रिफॉर्म और डाइवर्सिफिकेशन के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा ये चैनल अभी नया है और आप लोगों की सपोर्ट के बिना मेरा ग्रो करना इसमें मुश्किल है। तो मैं रियली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल इशू को एक बहुत न्यूट्रल वे में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ, ताकि उसमें एक आप अपना माइंडसेट उसमें बना सकें। आपकी जो भी कमेंट्स होंगे प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और मैं उन पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।